नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल में चढ़ा चुनावी पारा। भवानीपुर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया नामांकन। वहीं असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए तैयारियां अंतिम चरण में। पोलिंग पार्टियों की रवानगी जारी। अमेरिका और ईरान के बीच हुआ 2 हफ्ते का युद्ध विराम। इजरायल ने भी किया समर्थन। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अपने सभी सैन्य लक्ष्यों को हासिल कर चुका है अमेरिका। ईरान ने भी सीज फायर पर जताई सहमति। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, अगर हमारे खिलाफ हमले रोक दिए गए तो नहीं करेंगे जवाबी हमले। अगले 2 हफ्ते तक खुला रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। युद्ध विराम की खबर से अमेरिका, यूरोप और एशिया समेत झूमे दुनिया भर के बाजार। निफ्टी और सेंसेक्स भी उछले। और रिजर्व बैंक ने रेपो रेट समेत प्रमुख दरों में नहीं किया कोई बदलाव। आरबीआई गवर्नर ने कहा, भू राजनीतिक चुनौतियों के कारण वैश्विक ग्रोथ प्रभावित, लेकिन भारत की आर्थिक सेहत बेहद मजबूत। सबसे पहले बात सीज फायर की। अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार सीज फायर हो ही गया है। दोनों देश 2 हफ्तों के सीज फायर के लिए सहमत हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए सीज फायर का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि ये दोनों तरफ से लागू होने वाला सीज फायर होगा, यानी इस दौरान न अमेरिका हमला करेगा और न ही ईरान कोई आक्रामक कदम उठाएगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि सैन्य लक्ष्य पहले ही हासिल किए जा चुके हैं और तेहरान के साथ बातचीत निर्णायक मोड़ के करीब है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका को ईरान की ओर से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है, जिसे उन्होंने बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2 हफ्तों का यह युद्ध विराम दोनों पक्षों को समझौते को अंतिम रूप देने का मौका देगा और संकेत दिया कि लंबे समय से चल रहा यह संघर्ष अब समाधान के करीब हो सकता है। वहीं ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान ने भी सीज फायर की पुष्टि की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने 2 सप्ताह के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का भी ऐलान किया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि 2 हफ्तों की अवधि के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवाजाही संभव होगी। हालांकि ईरान ने एक शर्त भी रखी है कि जहाजों की निगरानी ईरानी सेना करेगी। अराक्ची ने यह भी कहा कि अगर ईरान पर हमले बंद होते हैं तो उसकी सेना भी अपनी रक्षात्मक कार्रवाई रोक देगी। ईरान और अमेरिका संघर्ष विराम के बीच इजरायल ने युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बयान में कहा कि इजरायल राष्ट्रपति ट्रंप के उस फैसले का समर्थन करता है जिसके तहत ईरान के खिलाफ हमलों को 2 हफ्तों के लिए रोक दिया गया। ये समर्थन इस शर्त पर है कि ईरान तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दे, साथ ही अमेरिका, इजरायल और अन्य देशों पर होने वाले सभी हमलों को रोक दे। इसके साथ ही इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने बयान में कहा कि ये 2 हफ्तों का संघर्ष विराम लेबनान पर लागू नहीं होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में शांति की दिशा में एक सकारात्मक बदलाव की बात कही है। अपनी ताज़ा सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप का कहना है कि ईरान ने शांति की आवश्यकता को महसूस किया और अब उसे इसका समर्थन मिल रहा है। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में संघर्ष और तनाव को समाप्त करने का समय आ चुका है। पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि ये विश्व शांति के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। ईरान इसे होते देखना चाहता है। उन्होंने अब तक बहुत कुछ झेला है, वैसे ही बाकी सभी देशों ने भी इसे महसूस किया है। ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही की स्थिति को बेहतर बनाने की बात कही है। ट्रंप ने कहा कि ईरान पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरू कर सकता है। अमेरिका हर तरह की आपूर्ति लेकर जाएगा और ये सुनिश्चित करने के लिए वहीं मौजूद रहेगा कि सब कुछ ठीक से चल रहा है। ट्रंप ने इस बदलाव को मध्य पूर्व के लिए गोल्डन एज बताया।
और अमेरिका और ईरान के सीज फायर के बाद ऊर्जा समृद्ध खाड़ी क्षेत्र में बड़े संघर्ष की आशंकाएं कम हो गई हैं। ईरान को लेकर ट्रंप की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में गिरावट आई है। अमेरिकी कच्चे तेल की भाव $100 प्रति बैरल से नीचे गिर गए, जिससे हालिया बढ़त उलट गई। ये बढ़त होर्मुज स्ट्रेट के आसपास कई हफ्तों से जारी तनाव के कारण हुई थी, जो वैश्विक तेल परिवहन का एक प्रमुख मार्ग है। शेयर बाजारों ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, जो संकट से जुड़ी कई दिनों की अस्थिरता के बाद निवेशकों की राहत का संकेत है। तो तेल की कीमतों में आई गिरावट, साथ ही दुनिया भर के बाजारों में भी उछाल नजर आ रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध विराम की घोषणा के बाद भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी के साथ शुरुआत हुई। दोनों प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और एनएससी निफ्टी हरे निशान पर खुले। बीएसई सेंसेक्स लगभग 2674 अंकों की उछाल के साथ 7072.90 पर खुला। निफ्टी ने भी 761 अंक या 3.61% की जबरदस्त तेजी के बाद 23,855 के लेवल पर कारोबार की शुरुआत की। और आइए अब बात करते हैं देश में चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जिसके विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज भवानीपुर सीट से बतौर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया है। नामांकन के मौके पर टीएमसी ने शक्ति प्रदर्शन किया। सीएम ममता के साथ टीएमसी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आया। भवानीपुर सीट पर ममता को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी कड़ी चुनौती दे रहे हैं। तो भवानीपुर सीट से नॉमिनेशन फाइल किया ममता बनर्जी ने। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच तीनों राज्यों में कल एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने विशेष तैयारियां की हैं। तीनों ही राज्यों में पोलिंग पार्टियों की रवानगी जारी है। मतदान केंद्रों के अलावा सहायक मतदान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया के प्रबंधन के तहत प्रशिक्षित चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कर्मियों और केंद्रीय बलों के कर्मियों की तैनाती की गई है। बात करें केरलम की, तो वहां शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं। केरलम के 30,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए ईवीएम बांटी जा रही है। सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम मतदान केंद्रों पर किए गए हैं। चुनाव तैयारियों के तहत राज्य में 30,495 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें 24 सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं। इनमें से 372 का संचालन महिलाएं और 37 का संचालन दिव्यांग व्यक्ति करेंगे। इसके साथ ही करीब 1.5 लाख प्रशिक्षित चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है। केरलम में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने के लिए चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है। सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम मतदान केंद्रों पर रहेंगे। केरलम से देखिए संवाददाता नीरज सिंह की खास रिपोर्ट। केरलम की 140 विधानसभा सीटों के लिए 800 से ज़्यादा प्रत्याशी दिन रात जो मेहनत कर रहे थे, अब उस परीक्षा की जो घड़ी है वो नज़दीक आ गई है। 9 अप्रैल को मतदान होगा और जिसमें जनता तय करेगी कि कौन प्रत्याशी इस चुनावी समर में जीत हासिल किया। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए तमाम जो प्रक्रिया हैं वो पूरी कर ली हैं। आप देखें कि ईवीएम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। पूरे अगर हम केरलम की बात करें तो 30,000 से ज़्यादा जो मतदान केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। 25,000 से ज़्यादा पुलिस के अधिकारी रहेंगे। 1.5 लाख के करीब जो सरकारी कर्मचारी रहेंगे जो इस पूरे मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करवाएंगे, ताकि किसी भी तरह की परेशानी मतदान का प्रयोग करने आने वाले लोगों को ना हो। चुनाव आयोग का ये कहना है कि
5000 से ज़्यादा ऐसे सेंटर हैं जिस पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा वीडियो कैमरे, सीसीटीवी, इन तमाम चीज़ों से मतदान की निगरानी की जाएगी ताकि शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से केरलम का मतदान संपन्न कराया जा सके। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, केरलम। 5 विदेशी मिशन के प्रतिनिधियों सहित 23 देशों के कुल 43 प्रतिनिधि विधानसभा चुनावों को नजदीक से देखने के लिए असम, केरलम और पुडुचेरी का दौरा करेंगे। चुनाव आयोग ने असम, केरलम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय चुनाव पर्यटक कार्यक्रम IEVP 2026 लॉन्च किया। इसके पहले चरण में प्रतिनिधि आज और कल असम, केरल और पुडुचेरी के दौरे पर रहेंगे। वे वितरण केंद्रों और अन्य सुविधाओं जैसे कि जिला नियंत्रण कक्ष और मीडिया निगरानी केंद्रों का दौरा करेंगे। वहीं कल वे वास्तविक मतदान प्रक्रिया का भी निरीक्षण करेंगे। दूसरे चरण में प्रतिनिधि 20 अप्रैल से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। प्रतिनिधियों को कल IIDEM में EVM का प्रदर्शन दिखाया गया है और उन्होंने चुनावी प्रक्रिया का व्यवहारिक अनुभव लेने के लिए मॉक पोल में भाग लिया। बता दें कि IEVP चुनाव आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत निर्वाचन आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को देखने के लिए वैश्विक चुनाव प्रबंधन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करता है। तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मी सितारों का प्रभाव कोई नई कहानी नहीं है। MGR ने फिल्मों से राजनीति की तरफ कदम बढ़ाते हुए तमिलनाडु की सत्ता में मजबूत पकड़ बनाई। उनके बाद जयललिता ने भी उसी राह पर चलते हुए राज्य की राजनीति में अपना दबदबा कायम किया। इन दोनों के बाद कई नए चेहरे राजनीति में उतरे, लेकिन वैसा करिश्मा दोहराने में कम ही सफल रहे। तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मी सितारों का प्रभाव कोई नई कहानी नहीं है। MGR ने फिल्मों से राजनीति की तरफ कदम बढ़ाते हुए तमिलनाडु के सत्ता में मजबूत पकड़ बनाई। उनके बाद जयललिता ने भी उसी राह पर चलते हुए राज्य की राजनीति में अपना दबदबा कायम किया। इन दोनों के बाद कई नए चेहरे सियासत में उतरे, लेकिन वैसा करिश्मा दोहराने में कम ही सफल रहे। तमिलनाडु की राजनीति की अगर चर्चा करें, फिल्मी रजत पट और जो है राजनीति का बड़ा ही अच्छा संबंध रहा है। शुरुआत MGR ने की, उसी लेगेसी में जयललिता भी रही और साइमल्टेनियसली देखा जाए तो करुणानिधि का भी कहीं ना कहीं जुड़ाव फिल्मी दुनिया से रहा। स्वयं भी 5 बार मुख्यमंत्री रहे। इसी कड़ी में अब जो है रजनीकांत ने भी कोशिश की और कमल हासन ने भी कोशिश की। इसी में हम एक नई कोशिश के रूप में विजय को देखते हैं। विजय का यहाँ बहुत ह्यूज फैन बेस है और जनता उनसे बड़ी अपेक्षाएं रखी हुई है कि वो एक बदलाव लाएंगे जो द्रविड़ राजनीति को अंत कर सकता है, ऐसा उनका मानना है। इसी तरह फिल्म अभिनेता विजयकांत ने 2005 में DMDK बनाई, 2006 में विधानसभा पहुंचे और 2011 में विपक्ष के नेता बने। लेकिन स्वास्थ्य समस्याओं और संगठनात्मक कमजोरियों के कारण पार्टी का जनाधार धीरे धीरे टूटता गया। 2021 आते आते DMDK का वोट शेयर 1% से नीचे सिमट गया। सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीति में आने का ऐलान तो किया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से पीछे हट गए। वहीं कमल हासन की पार्टी अब भी सीमित जनाधार के साथ संघर्ष कर रही है। सिमोन तमिल पहचान और क्षेत्रीय मुद्दों को जोर देकर अपना राजनीतिक आधार बढ़ाने की कोशिश में है, लेकिन अभी राज्य स्तर पर बड़ी सफलता उनसे दूर है। इसी कड़ी में अब नजरें थलपति विजय पर है। उनका युवा बेस फैन बड़ा है और राजनीति में उनकी संभावित एंट्री को तमिलनाडु की राजनीति का नया अध्याय माना जा रहा है। तमिलनाडु की खासकर युवा वर्ग है, उनको 2 चीज़ें बड़ी पसंद है, फिल्में देखना या IPL देखना। जिस तरह के आज सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया जनजी को ज़्यादा जो है अफेक्ट करता है, उनके दिलो दिमाग की सोच को बदलता है। TVK का जो है सोशल मीडिया टीम है वो भी स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि विजय के फैंस केवल उनके TVK में ही है, विजय के फैंस DMK में भी हैं, ADMK में भी हैं। इस तरह अगर वोटों का जो बिखराव हो रहा है, अगर ये वोटों का बिखराव, अगर सारे फैंस अगर विजय को वोट डालते तो एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे इस चुनाव में। तमिलनाडु की सियासत में फिल्मी दुनिया का भी काफ़ी हस्तक्षेप रहा है। MGR से लेकर विजय तक सभी ने अपनी किस्मत को आजमाया है। MGR जिस तरीके से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे, देखने वाली बात ये होगी क्या विजय इस बार ये चमत्कार कर पाते हैं। हालांकि इसका जवाब जनता देगी। कैमरा पर्सन ललित के साथ निशांत राय, DD न्यूज़, चेन्नई।
इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक नीति में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है। The MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged under the liquidity facility at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%. The MPC also decided to continue with the neutral stance. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 और 27 में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रहेगी। पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.8%, दूसरी तिमाही में 6.7%, तीसरी तिमाही में 7% और चौथी तिमाही में 7.2% रहने का अनुमान है। Real GDP growth for this year is projected at 6.9%, with Q1 at 6.8, Q2 at 6.7, Q3 at 7, and Q4 at 7.2%. भारतीय नौसेना के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण जहाज आईएनएस सुदर्शनी ने फ्रांस में आयोजित समुद्री महोत्सव एस्केल ए सेटे में पहली बार भाग लिया। यूरोप के सबसे बड़े समुद्री महोत्सवों में से एक एस्केल ए सेटे में भारतीय नौसेना की भागीदारी ने भारत की समुद्री धरोहर और साझेदार देशों के साथ बढ़ते हुए नौसैनिक रिश्तों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया। आईएनएस सुदर्शनी भारतीय नौसेना का एक प्रशिक्षण जहाज है जिसे गोवा शिपयार्ड में निर्मित किया गया और 2012 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये जहाज नौसैनिक कैडेट्स को पारंपरिक नौसैनिक कला और नेविगेशन में प्रशिक्षण देता है। महोत्सव में भारत की भागीदारी भारत फ्रांस के बीच बढ़ते नौसैनिक सहयोग और सुरक्षा साझेदारी को दिखाती है। दोनों देशों के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रक्षा और नौसैनिक सहयोग को मजबूती मिल रही है। अब यूरोप से होते हुए आईएनएस सुदर्शनी अमेरिका की ओर अपना सफर जारी रखेगा, जहां वह समुद्री कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से कई अंतर्राष्ट्रीय स्थलों पर अपनी यात्रा करेगा। मुद्रा योजना के 11 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना ने करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाया, खासतौर पर महिलाओं और अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों को सशक्त किया। योजना से कैसे लोगों का जीवन सशक्त हो रहा है, आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास हुनर है, मेहनत है, लेकिन कैपिटल यानी पूंजी नहीं। ऐसे ही लोगों को ताकत देने के लिए सरकार ने शुरू की है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई योजना आज देश के छोटे उद्यमियों के लिए तो लाइफलाइन बन चुकी है। आज विस्तार से चर्चा करेंगे हम इसी योजना के बारे में, जिसकी जड़ों में है विश्वास देश की मेहनतकश जनता पर। एक ऐसी योजना जिसमें आपको अपना कारोबार करने के लिए बिना किसी गारंटी के 20 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। और याद है आपको, ये योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना युवाओं की एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है। ये आवश्यकता है बैंक गारंटी। कोई भी नौजवान अपने दम पर जैसे ही कुछ करना चाहता है, उसके सामने पहला सवाल यही होता है कि पैसे कहां से आएंगे। मुद्रा योजना के तहत ये गारंटी सरकार दे रही है। आपको याद होगा कि 2014 में सत्ता संभालने के बाद मिशन मोड में दुनिया की सबसे बड़ी बैंकिंग योजना शुरू की गई थी, जन धन योजना। उसकी अभूतपूर्व सफलता के बाद सरकार की कोशिश थी उन लोगों तक बैंकों के कर्ज की सुविधा पहुंचाना जिनके पास सपने हैं,
उन सपनों को पूरा करने का हुनर है, लेकिन पूंजी के लिए कोई भी मदद का हाथ आगे नहीं करता। और इसीलिए सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया। छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप्स, रेहड़ी पटरी वालों और स्वरोजगार करने वालों को बिना गारंटी के लोन उपलब्ध कराने का फैसला। यानी बिजनेस शुरू करने के लिए बड़े बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं, बस एक अच्छा आइडिया चाहिए और कड़ी मेहनत। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि मुद्रा योजना में आपको लोन कैसे मिल सकता है। मुद्रा योजना के तहत जो लोन है वो बैंक, एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के जरिए दिया जाता है। इसमें टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दोनों की सुविधा मिलती है। इस योजना को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है ताकि हर स्तर के उद्यमियों को उनके जरूरत के हिसाब से मदद मिल सके। सबसे पहले शिशु कैटेगरी की बात करें तो 50,000 रुपए तक का छोटा लोन दिया जाता है। किशोर कैटेगरी में आता है 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन। उसके बाद तरुण कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख रुपए और तरुण प्लस यानी बड़े कारोबार के लिए 10 लाख से 20 लाख रुपए तक की लिमिट रखी गई है। सरकार ने 2024-25 में एक बहुत बड़ा फैसला लिया और मुद्रा योजना की जो अधिकतम सीमा 10 लाख थी उसे बढ़ाकर के 20 लाख रुपए कर दिया गया और उसे नाम दिया गया तरुण प्लस। तरुण प्लस खास तौर पर उन उद्यमियों के लिए है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी में लोन लिया था और उसे सफलतापूर्वक चुका दिया। यानी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखने वालों को ज्यादा फंडिंग का भी मौका मिलेगा। इस योजना की एक और खासियत है, इसका फायदा लेने के लिए आपको किसी भी तरह के कोलेटरल यानी गारंटी देने की जरूरत नहीं होती। साथ ही लोन को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने खुद क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स भी बना दिया है। और अब बात करते हैं योजना का असर यानी आखिरी जमीन पर इसका फायदा कितना हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि मुद्रा योजना ने देश में उद्यमिता को नई दिशा दी है। खासतौर पर महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए यह योजना गेम चेंजर साबित हुई। 20 मार्च 2026 तक का आंकड़ा हमारे पास है। 57 करोड़ 79 लाख से ज्यादा मुद्रा लोन जारी किए जा चुके हैं। इन लाभार्थियों को अब तक 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मुद्रा योजना के तहत दी जा चुकी है। बड़ी बात यह है कि इसमें 86% लोन महिलाओं को मिला है और करीब 50% लोन एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी के उद्यमियों को मिला है। और इंपैक्ट बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है इन आंकड़ों के जरिए। अगर कैटेगरीज के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा लोन शिशु श्रेणी यानी छोटे स्तर से जो शुरुआत करने वाले हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा मिला है। आपको याद होगा इसमें 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। तो शिशु कैटेगरी में ये 78% लोन दिए गए हैं और 36% की राशि है। किशोर कैटेगरी की बात करें तो 20% लोन दिए गए हैं और 40% राशि वहां खर्च की गई है। तरुण कैटेगरी में 2% लोन और 24% राशि खर्च की गई है। यह साफ दिखाता है कि मुद्रा योजना जो छोटे कारोबारी हैं उनको आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। दूसरी बात यह कि मुद्रा योजना के तहत कोई भी व्यक्ति, चाहे आप दुकानदार हो, कारीगर हो, ड्राइवर हो या फिर कोई स्टार्टअप ही शुरू करना चाहते हैं, आप इसका लाभ ले सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। इच्छुक व्यक्ति नजदीकी बैंक या फिर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत मुद्रा कार्ड का भी फायदा उठाया जा सकता है। मुद्रा कार्ड एक तरह का डेबिट कार्ड है जिसे आप अपने बिजनेस की जरूरत के हिसाब से कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, एटीएम से ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं या फिर दुकानों पर पेमेंट कर सकते हैं। खास बात यह है कि जब भी आप चाहें मुद्रा लोन का पैसा वापस कर सकते हैं और इसमें आपका ब्याज का जो बोझ है वो भी कम रहता है। मोबाइल ऐप में अगर आपका विश्वास है तो मुद्रा मित्र मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। लोगों को बहुत बड़ी मदद मिल रही है। इस ऐप पर लोन से जुड़ी पूरी जानकारियां मिलती हैं और आवेदन करने की प्रक्रिया भी बहुत ही आसान हो जाती है। सरकार ने ऑनलाइन फॉर्म, आसान फॉर्म और तेज प्रोसेसिंग जैसी सुविधाएं देकर के इस योजना को और भी सुलभ बना दिया है। आप उद्यमी मित्र पोर्टल पर जाकर या फिर पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स जैसे पोर्टल्स के जरिए भी मुद्रा योजना का लाभ उठा सकते हैं। यानी अगर आप अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपके लिए एक आसान और भरोसेमंद रास्ता बन सकती है। कुल मिलाकर मुद्रा योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों को साकार करने का माध्यम बन चुकी है। ये योजना न सिर्फ रोजगार देती है बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बना करके देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करती है। तो करोड़ों लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हुई है, तो आप भी उठाएं इस योजना का फायदा और साकार करें अपने सपने। बात करते हैं आईपीएल की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पहले दोनों मैच जीतकर शानदार शुरुआत की है और टीम पॉइंट्स टेबल में मजबूती से ऊपर बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर गुजरात टाइटंस अब तक जीत का खाता नहीं खोल पाई है। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो गेंदबाजों ने हाल के मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और मुश्किल समय में विकेट निकालकर
टीम को बढ़त दिलाई है। इस सीजन में युवा खिलाड़ियों का जलवा भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली के लिए समीर रिजवी सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे हैं। दिल्ली और गुजरात के बीच अब तक 7 मुकाबले हुए हैं, जिसमें गुजरात टाइटंस ने 4 और दिल्ली कैपिटल्स ने 3 मैच जीते हैं। तो आईपीएल की जंग जारी और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।